नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। 15 साल बाद मिली करारी हार के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद यह साफ कह दिया कि मैं मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दूंगी। उन्होंने कहा जो मर्जी कर लो, मैं मुख्यमंत्री के पद पर बनी रहूंगी। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद अब सोशल मीडिया में सियासी पंडितों की होड़ लग गई है और अब ये सवाल उठने लगे हैं, क्या वाकई अगर ममता बनर्जी ने इस्तीफा नहीं दिया तो क्या पश्चिम बंगाल में जीती हुई सरकार के गठन के लिए संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है। लोगों के मन में भी यह सवाल उठ रहा है, क्या वाकई इस तरह की दिक्कत आएगी कि अगर ममता बनर्जी ने इस्तीफा ना दिया तो नई सरकार के गठन में कानूनी अड़चन आ सकती है। अगर वाकई ममता बनर्जी अपना इस्तीफा नहीं देती है तो क्या नई सरकार का शपथ समारोह नहीं हो पाएगा, उसमें कोई कानूनी अड़चन आएगी। आइए जानते हैं इसे लेकर नियम और कानून क्या कहता है। अगर कोई राज्य का मुख्यमंत्री चुनाव हारने के बाद इस्तीफा नहीं देता है तो ऐसे में राज्यपाल के पास विशेष शक्तियां होती हैं। राज्यपाल सबसे पहले हारे हुए मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग सकते हैं और इनकार करने पर वे विधानसभा को तुरंत भंग करने का आदेश जारी कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में राज्यपाल मुख्यमंत्री को बर्खास्त भी कर सकते हैं। अगर मुख्यमंत्री की तरफ से कोई कदम उठाया जाता है, यानी अगर राजभवन के इस फैसले पर कोई एडवर्स कदम चीफ मिनिस्टर जो कि हार चुके होते हैं वे उठाते हैं या फिर कोई बड़ा संकट खड़ा होता है तो ऐसे में राज्यपाल अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। राज्यों में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में ही ऐसा संभव है, यानी अगर जो कुछ भी ममता बनर्जी ने कहा है, अगर वहां का एडमिनिस्ट्रेशन, वहां की अफसरशाही, वहां का पूरा पुलिस प्रशासन, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से ममता के कहने पर चले और वहां की सरकारी मशीनरी पूरी तरह से राजभवन को ना माने, सरकारी आदेशों को ना माने, तभी ऐसा संभव हो सकता है। हालांकि पश्चिम बंगाल के मामले में चुनावी नतीजे सामने आ चुके हैं और ऐसे में यह साफ हो चुका कि राज्य में अब किस सरकार को जनादेश मिला है, राज्य की जनता किसके साथ है। लिहाजा सरकारी मशीनरियां ममता का साथ छोड़ चुकी है और अफसरशाही पश्चिम बंगाल में संभावित मुख्यमंत्री की परिक्रमा करने में भी जुट चुकी है। अब समझने का प्रयास करते हैं कि ममता की इस नई अड़चन के बाद बंगाल में सरकार कैसे बनेगी। राज्यपाल के पास अनुच्छेद 164 के तहत राज्य में नया मुख्यमंत्री नियुक्त करने और उसे शपथ दिलाने की शक्ति होती है। चुनाव में हारने वाली सरकार और मुख्यमंत्री की बर्खास्ती के बाद राज्यपाल विधायक दल के नेता को मुख्यमंत्री की पद का न्योता दे सकते हैं। इसके बाद राज्य में नई सरकार संवैधानिक प्रक्रिया से बन जाएगी और बन सकती है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि भले ही ममता बनर्जी इस्तीफा ना दें, चाहे वह राजभवन अपना इस्तीफा देने ना जाए और अड़ जाए कि मैं मुख्यमंत्री बनी रहूंगी, लेकिन अब जनादेश के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पद से उनका हटना लगभग तय है। दरअसल ममता बनर्जी ने क्या कहा था जिसके बाद यह विवाद वहां पर खड़ा हुआ है। चुनाव में मिली हार के बाद ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने 100 सीटों पर चोरी की है, 100 सीटों को लूटा है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई बाकायदा और इस दौरान कहा कि उनकी पश्चिम बंगाल में लड़ाई चुनाव आयोग से नहीं बल्कि उनकी पश्चिम बंगाल में लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से नहीं बल्कि चुनाव आयोग के साथ ही। ममता बनर्जी का कहना था कि मैं हारी नहीं हूं, ऐसे में मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। मैं इस्तीफा क्यों दूं, मैं मुख्यमंत्री पद पर बनी रहूंगी। लेकिन अब सोशल मीडिया पर सियासी पंडितों का मानना है कि 15 साल की गद्दी खिसकने के बाद, अब मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने के बाद सही मायनों में ममता बनर्जी छटपटा रही है और इसके चलते अब इस तरह की बयानबाजी कर रही है जो कि बिल्कुल संवैधानिक प्रक्रिया के विपरीत है, बिल्कुल खिलाफ है। इधर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज बड़ा फैसला लिया। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण बैठक के लिए उच्च अधिकारियों को बुलाया और उसमें कहा कि आईजीएमसी शिमला में किसी भी मरीज को एमआरआई, सीटी स्कैन तथा एक्सरे के लिए अब लंबी डेट नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी शिमला में एमआरआई, एक्सरे और सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड ऑन स्पॉट किए जाएंगे। उन्होंने कहा अगले 2 महीने के भीतर हेल्थ डिपार्टमेंट नए उपकरणों की खरीद करें, नई नियुक्ति को करें, चाहे वो आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से एक्सपर्ट रखने पड़ते हैं। लेकिन जिस प्रकार से
MRI के लिए 6-6 महीने का टाइम दिया जाता, अल्ट्रासाउंड के लिए 15-15 दिन का टाइम दिया जाता, सिटी स्कैन के लिए 1-1 महीने का टाइम दिया जाता है। अब जीरो वेटिंग होगी, ऑन स्पॉट तमाम टेस्ट करने होंगे। उन्होंने सेक्रेटरी हेल्थ, डायरेक्टर तमाम MS और उन्होंने पूरे के पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बुलाया और कहा कि अगले 60 दिनों के भीतर इस व्यवस्था को कर लें, ताकि राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में लोगों को वेटिंग ना करना पड़े। और उन्होंने कहा कि अगले 6 महीनों में राज्य के दूसरे मेडिकल कॉलेज में भी ये व्यवस्था लागू करनी होगी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की उस अपील को आज खारिज कर दिया जिसमें तृतीय श्रेणी के कर्मचारी को पेंशन लाभ देने के एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि दैनिक वेतनभोगी सेवा की गणना का लाभ अब केवल चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी तक सीमित नहीं है। अदालत ने एकल पीठ के उस निर्देश को बरकरार रखा जिसमें सक्षम प्राधिकारी को याचिकाकर्ता के पेंशन लाभों पर विचार करने के आदेश पारित किए थे। राज्य हाईकोर्ट ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार स्थापित कानूनी सिद्धांतों से बंधी है और ये अपील तथ्य और कानून के आधार पर पूरी तरह से निराधार है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि नियमित सेवा पेंशन की अवधि 10 वर्ष से कम पड़ती है तो पिछले दैनिक वेतनभोगी कार्यकाल को जोड़कर कर्मचारी को पात्रता तय की जाएगी। इसमें राज्य सरकार बिल्कुल नहीं बच सकती, राज्य सरकार किसी प्रकार की अड़चन नहीं लगा सकती। इसी प्रकार से एक अन्य मामले में अनुबंध आधार पर कार्यरत TGT आर्ट्स को संशोधित वेतनमान लाभ देने का भी यहां पर फैसला लिया गया। लंबे समय से वेतन विसंगतियों को लेकर संघर्ष कर रहे शिक्षकों को लाभ देने के आदेश जारी किए गए हैं। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के निर्देशों की अनुपालना में ये आदेश जारी किया जिसके तहत 1 जनवरी 2016 से लाभ देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिक्षा निदेशालय को याचिकाकर्ताओं के प्रतिनिधित्व पर विचार करने के निर्णय के आदेश पारित किए थे। इसके बाद स्कूल शिक्षा निदेशालय ने कार्यालय आदेश जारी करते हुए वेतन संशोधन लागू करने की प्रक्रिया को गति प्रदान कर दी है। हिमाचल प्रदेश में किशोरों के अधिकारों को संरक्षण देने और मजबूती बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। हिमाचल प्रदेश में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने जुवेनाइल जस्टिस यानी केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन नियम 2026 को लागू कर दिया है। ये नियमों के तहत पूरे प्रदेश के हर जिला में एक या उससे अधिक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का गठन करेगा। बोर्ड में एक न्यायिक अधिकारी और 2 सामाजिक कार्यकर्ताओं को सदस्य बनाया जाएगा। इसमें एक महिला का होना मैंडेटरी रखा गया है। आज मंडी में पार्टी के चुनावी कार्यालयों का उद्घाटन करने के बाद हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हालिया बयानों को विरोधाभासी बताते हुए उन पर तीखा हमला किया। जयराम ठाकुर ने कहा, जिस EVM के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार सत्ता में आई, बाई इलेक्शन में उसने जबरदस्त जीत हासिल की, अब उसी राज्य की वही सरकार के मुखिया EVM पर सवाल उठाकर सियासी रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं। जयराम ठाकुर ने स्पष्ट किया कि जब EVM से वोट डाले गए और परिणाम घोषित हुए तब कांग्रेस ने इसकी विश्वसनीयता पर कोई प्रश्न नहीं उठाया था। जब बाई इलेक्शन जीता और आम चुनाव जीते, लेकिन चूंकि अब 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है तो हिमाचल प्रदेश के मुखिया को EVM पर संदेह होने लगा है। जयराम ठाकुर ने यह भी दावा किया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जहां जहां चुनाव प्रचार करने गए वहां भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिली। उन्होंने कहा, जिन प्रत्याशियों के समर्थन में मुख्यमंत्री ने वोट मांगे उनकी जमानत तक जब्त हो गई। लेकिन अब इसे लेकर अब सोशल मीडिया पर एक और होड़ मची है क्योंकि कांग्रेस ये दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने जहां जहां प्रचार किया वहां रिजल्ट शानदार आए, लेकिन भाजपा सोशल मीडिया पर कह रही है वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। हालांकि आपको बता दें, असम विधानसभा की 2 सीटों पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस के लिए प्रचार किया था और अपनी 10 गारंटियां वहां पर गिनाई थी, अपनी गारंटियों को चुनावी मुद्दा बनाया था। रोचक बात यह कि असम की 2 सीटों पर कांग्रेस ने जहां मुख्यमंत्री ने प्रचार किया था, दोनों जगह ही कांग्रेस ने रिकॉर्ड जीत दर्ज हासिल की है। 7 अप्रैल को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने असम की जलेश्वर और चेंगा विधानसभा सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया था। इस दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार की गारंटियों को जबरदस्त तरीके से गिनाया था। जलेश्वर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के आफ्ताब उद्दीन मुल्ला ने जबरदस्त जीत हासिल की है। कांग्रेस प्रत्याशी
कांग्रेस प्रत्याशी ने अब वहां पर रिकॉर्ड तोड़ 1,09,668 वोटों से विरोधी को करारी शिकस्त दी है। असम की सभी सीटों पर यह सबसे बड़े मार्जिन की जीत दर्ज हुई है। चेंगा विधानसभा सीट की बात की जाए तो वहां पर भी मुख्यमंत्री ने प्रचार किया था और उस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी अब्दुल रहीम अहमद ने 87,349 वोटों से बड़े अंतर से बड़ी जीत हासिल की है। हालांकि पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता की चौरंगी विधानसभा सीट पर 17 अप्रैल को कांग्रेस के पक्ष में प्रचार किया था, लेकिन यहां पर टीएमसी के प्रत्याशी को जीत हासिल हुई है। अहम बात है कि सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त हुई है, उसे महज 2100 वोट हासिल हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने आज पार्टी सिंबल पर बेशक शहरी निकायों के चुनाव ना हो रहे हो, नगर पंचायत, नगर परिषद और जिला परिषद, पंचायत प्रधान, क्योंकि सिर्फ हिमाचल प्रदेश में नगर निगम का चुनाव पार्टी सिंबल पर हो रहा है, बाकी चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं है। बावजूद इसके आज हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने पूरे प्रदेश के अपने जिला परिषद प्रत्याशियों की एक सूची तैयार की और कुछ जिला के प्रत्याशियों की सूची जारी कर कैंडिडेट की घोषणा भी कर दी। हालांकि आपको फिर स्पष्ट कर दें कि हिमाचल प्रदेश में जिला परिषद का चुनाव पार्टी चिन्ह पर नहीं हो रहा है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने अधिकृत प्रत्याशी चुनावी रण में उतार दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साफ कहा है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस अपने कैंडिडेट बिल्कुल नहीं उतारेगी, जो चुनाव लड़ना चाहता वह लड़ें। ये कार्यकर्ताओं का, ये वहां के लोकल बॉडीज का, लोकल लोगों का अपनी सहमति से फैसला, इसमें बिल्कुल राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा। मुख्यमंत्री का कहना था सिर्फ जिला नगर निगम का चुनाव हिमाचल प्रदेश में पार्टी सिंबल पर हो रहा है, जिसे दोनों पार्टियों ने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने साफ कहा है कि हम जिला परिषद के लिए अपने अधिकृत कैंडिडेट देंगी, जिसका बाकायदा आज उसकी सूची भी जारी कर दी, ऑफिशियल लेटर भी जारी कर दिया। अब देखना यह है कि उसके मुकाबले अब कांग्रेस कैसे अपना चुनावी रण में ताकत झोंकती है, क्योंकि भाजपा ने अपने अधिकृत कैंडिडेट चुनावी रण में उतारे हैं। अब ये काफी रोचक हो जाएगा कि कांग्रेस इसके बदले में क्या करती है। शहरी निकाय चुनावों में नामांकन वापस लेने का कल अंतिम दिन है। राज्य में शहरी निकाय के चुनाव के लिए कुल 1,426 उम्मीदवारों ने चुनावी रण में ताल ठोकी है। वहीं इसके बाद 15 नामांकन रद्द कर दिए गए। ऐसे में उम्मीदवारों की संख्या 1,411 रह गई है। कल तक प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं और इस आधार पर कल ही उम्मीदवारों को वहां पर उनको चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। जिला सिरमौर के पछाद क्षेत्र की दाड़ो देवरिया पंचायत में भी प्रधान उप प्रधान वार्ड सदस्य सर्वसम्मति से चुन लिए गए हैं। जिला कुल्लू में नगर पंचायत बंजार में एक प्रत्याशी पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र देने के आरोप लगे हैं। भाजपा ने इस संबंध में एसडीएम बंजार से शिकायत दर्ज की है। शिमला के अनाडेल स्थित ठाकुर बाग में 12वीं कक्षा में फेल होने के बाद एक छात्र ने खुदकुशी कर ली। दरअसल पिछले कल स्कूल शिक्षा बोर्ड 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित हुआ था और शाम को छात्र ने यह कदम उठाया। प्रारंभिक जांच में मृतक के पिता प्रेमलाल शर्मा ने अपने बयान में कहा कि उनके बेटे की 10वीं का रिजल्ट आने के बाद, क्योंकि वे उसमें असफल था, इसके बाद काफी तनाव में है, हो सकता है इसके चलते यह कदम उठाया हो। उधर मंडी जिला के बलघाटी में बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 युवकों की जान चली गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। कार नेर चौक से सुंदरनगरी की तरफ जा रही थी। इसी दौरान सड़क किनारे खड़े हाइड्रा से कार की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के समय कार में कुल 5 लोग सवार थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि 3 युवकों की प्राथमिक उपचार के दौरान ही मौत हो गई। मृतकों में अनिल कुमार, रोहित कुमार, सुभाष कुमार शामिल हैं। वहीं हादसे में घायल हरीश पंकज कुमार को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत देखते हुए एम्स बिलासपुर में रेफर कर दिया गया है, जहां पर उनका अब भी उपचार चल रहा है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है। शिमला जिले के कोटखाई में आज सुबह एक सड़क हादसे में 8 साल की मासूम बच्ची ने दम तोड़ दिया। बच्ची कोटखाई के साथ लगते गुम्मा के भटेच गांव की रहने वाली थी। बच्ची अपनी मां के पीछे चल रही थी। मां की पीठ पर दूसरा बच्चा सवार था। इस दौरान बच्ची भागकर सड़क क्रॉस करने लगी तो सामने से आ रही पिकअप की चपेट में आ गई। इससे उसकी मौके पर जान चली गई। घटना के बाद टक्कर मारने वाले ड्राइवर को मौके से गाड़ी समेत फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया।
मौसम की बात की जाए तो पहाड़ों पर आज भी कई स्थानों पर बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। शिमला कुफरी के साथ मंडी में भी ओलावृष्टि रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा चंबा, मंडी, सिरमौर व कुल्लू में कई स्थानों पर तेज बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पहाड़ों पर 6 व 7 मई को भी मौसम खराब बना रहेगा। इस दौरान निचले क्षेत्रों में हालांकि मौसम साफ रह सकता है, यानी कल निचले क्षेत्रों में धूप खिल सकती है, लेकिन ऊंचाई वाले इलाकों में कल भी बारिश होने की संभावना जताई गई है। लेकिन 8 व 9 मई को हिमाचल प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में अधिकांश स्थानों पर मौसम साफ रहेगा, मगर 10 मई को फिर से बारिश के साथ ओलावृष्टि होने का पूर्वानुमान लगाया गया। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।